हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आपके समक्ष पेश हुए हैं और यह है क्लास 6 का टोटल जो है आपका चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट उस चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो भी साथ साथ है, और जो कुछ टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उस चैप्टर में दिया गया है वो सारे यहाँ पर हमने ऐड किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो बार बार क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाता है। चैप्टर में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, एक ही जो है क्लास में आपका टोटल यह क्लास 6 हिस्ट्री समाप्त होगा। उसके बाद जो है सभी के सभी लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि यही इस मंथ में आप पढ़ लें और रिवीजन करते रहें। उसके बाद हम महामैराथन, सभी का महामैराथन जो है लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें है। एक तरह से ये महामैराथन ही है क्लास 6 का टोटल चैप्टर वाइज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे हमारा अतीत से। ठीक है, चलिए। लिखा गया है कि इतिहास के अध्ययन से प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट है कृषि के विकास और मानव जीवन की स्थिरता की कहानी इतिहास में वर्णित है। और अगला पॉइंट है भारत का अतीत एक प्रकार से केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। और भारतीय शासकों ने विदेशों में साम्राज्य फैलाने की कोशिश कभी नहीं की। भारतीय शासक और भारत में अनेकता में एकता सदैव से वर्तमान में जो है वर्तमान है। यहाँ पर भारत में अनेकता में एकता सदैव से वर्तमान है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है भारत जो है संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले राजा अपने को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। अशोक, जो है समुद्रगुप्त आदि कई चक्रवर्ती सम्राट हुए। ये जो है पाठ परिचय पहला अध्याय में आपको दिया गया है। सारनाथ में क्या है, अशोक स्तंभ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये तो आउटेड क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुई। किससे? हिस्टोरिया से हुई, जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल द्वारा जानकारी प्राप्त करना। हेरोडोटस क्या है, इसके जनक कहे जाते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि भारत ने पूरे विश्व को शिक्षा, साहित्य और गणित के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। यूनान के हेरोडेटस कहाँ के हैं? यूनान के। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, हेरोडेटस भी पूछ देता है, यूनान भी पूछ देता है, इतिहास भी। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और यूनान के हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। और कार्बन 14 जो है पद्धति प्राचीन अवशेषों के काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आंसर भी मिलता हुआ जाएगा। अगला है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए लैटिन शब्द क्या है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला देखेंगे यहाँ पर क्या है? लैटिन शब्द है। बी नंबर इसका मतलब सेकेंड नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस काल में आप लिखित विवरण देखते हैं उत्पन्न है, वो काल क्या कहलाता है? तो वो काल आपका कहलाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए थे? किस लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में। उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी लिपि। अब यहाँ पर देखिए खाली स्थान था, खाली स्थान जो है सभी के सभी भरे हुए हैं। सिर्फ हम जो यहाँ पर आपको बताएंगे कि खाली स्थान में था क्या। तो देखिए यहाँ पर था कि हेरोडेटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है, ये खाली स्थान में है। और दूसरा है कि प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को डैश पद्धति कहते हैं, तो कार्बन पद्धति कहते हैं। और अशोक के अभिलेख डैश लिपि में, तो ब्राह्मणी लिपि में। और मेगास्थनीज एक क्या है? विजेता था। और सारनाथ में क्या है? तो अशोक के स्तंभ मिलते हैं, स्थित हैं। ठीक है, और अब हम चलेंगे दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सारे क्वेश्चन जो है हम कर ही चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ पर लिया है आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, भौगोलिक स्थिति क्या है? प्राचीन काल के से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? तो पहला है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगल से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। इसमें जो है कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम
के प्रदेश सम्मिलित थे। दूसरा भाग क्या है, तो उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक जो है पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें इसमें जो है सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा है कि दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये कोई जो है पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। क्या है, दक्षिण के ये भाग है दक्षिण का, तो दक्षिण के पठार के अंतर्गत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है और इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है यहाँ से। ठीक है, पहला पॉइंट आप समझिएगा यहाँ पर कि दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है जो अरब सागर में जाकर गिरते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियाँ क्या है, इसी भाग में आपको विंध्य और सतपुरा की पहाड़ी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है। आप देखते हैं ये जो है उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का है, ये दक्षिण भारत है, ये उत्तर भारत है और बीच में क्या है, तो बीच में आपको सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जो कि उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और चौथा आपका है कि सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश मिलते हैं। ये आपको याद रखने हैं। दक्षिण में क्या क्या, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा वाले प्रदेश। ये क्षेत्र देख सकते हैं, ये वाले क्षेत्र, ये वाले जो है सतपुरा और विंध्य वाला है और ये जो है क्षेत्र यहाँ पे ये कृष्णा, कावेरी और क्या, गोदावरी। तो ये पॉइंट आपको हमने दिए इसमें ऐड करके। अब जो है अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें सारे पॉइंट जो है थ्योरिकल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है वो सारे क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो अध्याय में सम्मिलित हैं। देखेंगे सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। डॉक्टर स्पूनर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त के राजमहल के स्तंभ खोज निकाले। कौन है, डॉक्टर स्पूनर हैं। और कहाँ के, पटना के कुम्हार नामक स्थान में। ये राजमहल जो है, राजमहल के स्तंभ खोजने का जो है चंद्रगुप्त का क्या है, चंद्रगुप्त के राजमहल स्पूनर के द्वारा कुम्हार नामक स्थान पटना में। ठीक है, दूसरा कि पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथि की गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में, ऊपर आपने पढ़ लिया ना, 4 भागों में विभाजित किया जाता है जो कि उत्तर, ऐसे करके उत्तर, पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का मैदान। उत्तर है, पर्वतीय प्रदेश है और उत्तर का मैदान है और दक्षिणी का भाग है। ये भाग आपको याद रखने हैं, मतलब दक्षिणी का पठार और दक्षिणी सुदूर के मैदान है। और दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये कौन है, दुष्यंत पुत्र भरत हैं। भरत के नाम से क्या पड़ा, भारत नाम पड़ा। अगला देखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, नहीं लगेगा तब पर भी आप बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। देखिए यहाँ पर समझने वाली है बात है कि जो सिंधु है यहाँ पर, सिंधु यहाँ पर है ना, और पूरब का भाग है ये, तो पूरब का भाग इसको क्या कहा, इंडिया कहा। किसने कहा, तो ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस, ईरानी बोला क्या, हिंदोस, और इंडोस कौन बोला, यूनानी। ठीक है, और इस नदी के पूरब के भाग जो है उसको क्या बोला, इंडिया बोला। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको ए बी ऐसे करके कहता है, एक सही है, बी नहीं सही है, ऐसे करके पूछ लेता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा देखेंगे, इतिहास के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों आदि के जीवन के बारे में इतिहास से हमें पता चलता है। और मानव जीवन के इतिहास को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। देखेंगे, पहला कालखंड है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है क्या, आधुनिक काल। अभी किस काल में है, आधुनिक काल में। और यहाँ पर देखेंगे, प्राचीन काल के अध्ययन का समय मानव जाति के विकास से लेकर 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। और अगला है कि यहाँ पर माना जाता है, और
यहाँ पर 8वीं सदी के उत्तरार्ध, 8वीं यहाँ पर है, 8वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक काल को जो है, पूर्वार्ध तक के काल को क्या माना जाता है, तो यहाँ पर मध्य माना जाता है। क्या माना जाता है? मध्यकाल माना जाता है। और आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता है। आधुनिक का उत्तरार्ध से जो मध्य का काल का यहाँ पर देखेंगे तो ये मध्यकाल होगा, यहाँ पर मध्यकाल होगा, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, प्राचीन काल हो जाएगा, और ये मध्यकाल और ये जो है आधुनिक काल। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यकाल आप ऐड करेंगे, हम ऐड करके दे देंगे, यहाँ पर छूट गया था, तो ये याद रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे, समझ लिए होंगे आप, जो 8वीं तक कब जो है, 8वीं तक की शताब्दी जो होगा, पूर्वार्ध जो होगा, उससे पहले का काल जो होगा वो प्राचीन होगा, और 8वीं से लेकर जो 18वीं तक होगा वो मध्य का होगा। वहाँ से लेकर 18वीं से अभी तक जो उत्तरार्ध चल रहा है वो क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। प्रारंभ जो है आधुनिक काल का 18वीं शताब्दी से उत्तरार्ध से होता है। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा शासक की नवीन प्रणाली का विकास कब होता है, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। और यह जो है भारत को 1947 ईस्वी में क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। और अतीत की जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों और महाकाव्यों और अभिलेखों से मिलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप क्वेश्चन है कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं, तो किसे करते हैं, तो कार्बन 14 पद्धति से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया, कौन सा है यहाँ पर, विंध्य पर्वत जो है अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये कोल्डिहिवा से मिला है। कहाँ से, कोल्डिहिवा से। बहुत बार ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर खाली स्थान था, खाली स्थान में देखेंगे तो पहला आपका है कि दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। यहाँ पर देखेंगे विशाल साम्राज्य होगा। ठीक है, दूसरा सॉरी, ये जो दक्षिण होगा, डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो दक्षिण क्षेत्र के। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है खाली स्थान में आपको पॉइंट ही समझ लीजिए कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में भी विभाजित किया जा सकता है। और डॉक्टर स्पूनर कौन है, तो डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई। यहाँ पर चंद्रगुप्त के जो हैं मिलते हैं स्तंभ, और यहाँ पर मतलब कि महल के स्तंभ मिलते हैं। चौथा है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कितना, तो 18वीं शताब्दी से होता है। और महापाषाणी संस्कृति का निर्माण 3000 वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे, मिलान करना है। ये मिलान जो है आपको हुआ ही है। खासी जनजाति, ये जनजाति है, खासी क्या है, जनजाति है। अफ्रीका महादेश है। मगध क्या है, प्रथम बड़ा साम्राज्य है। और मेघालय कहाँ, दक्षिण भारत। और चौपांडी मांडो कहाँ, अनाज का प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। अगला देखेंगे, तीसरा आपका अध्याय है, और तीसरा अध्याय में कुछ बड़ा जो है यहाँ पर पॉइंट आपको जो कि एससीईआरटी में दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चित्र और नाच क्या है, तो शिकारी और गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे, और वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे, और बांस के ब्रूस से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। और इन लोगों के द्वारा बनाए गए भीमबेटका की गुफाओं में, ये भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका आपको है मध्य प्रदेश में। ठीक है, गुफाओं में पाया गया है, और चित्र में ज़्यादातर पशुओं और बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के चित्र मिले हैं। और चित्रों के बनाने के अलावा इनके जो हैं उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो थी नाच। ठीक है, वे सब मिलकर देर तक नाचते रहते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पेशरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, और यहाँ पर जो है आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। और यहाँ के यूरोप फ्रांस का क्षेत्र है में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार के तरह तरह के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं, तरह के औजार मिले हैं। पेशरा संभवतः जो है आवास और निर्माण का
स्थल था। ये औजार देख सकते हैं, आरंभिक काल में हड्डी के औजार और नवपाषाण काल में पत्थर के औजार। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर ही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जिस काल के मानव के बारे में यहाँ पर आपने पढ़ा, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान महत्वपूर्ण था। आप जो है देखे हैं कि पत्थर की गुफा, उसके औजारों, उसकी जो है आभूषण का प्रयोग वे करते थे पत्थर का। और ये जो है इस काल के पुरातत्वविदों ने इसे पाषाण, मतलब कि जो पत्थर का उपयोग ज़्यादातर हो रहा है तो उसको पाषाण कहा। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। पत्थर का पाषाण काल मतलब कि पत्थर का काल कहा गया, ऐसे समझिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे। अब देखिएगा, लिखा गया है कि कोर पत्थर और बेबुल पत्थर से बने औजार होते थे, बड़े होते थे। औजार जो है बड़े होते थे और इनका उपयोग भूमि खोदने या मांस काटने में किया जाता था। आरंभिक मानव ने आग की खोज की, मांस को पकाकर या भूनकर खाया जाता था। और ये जो है 30 से 35 लोगों के एक समूह में रहते थे, तथा एक समूह में रहने वाले मानवों के बीच सामाजिक संबंध क्या था? मजबूत होते थे। ये भोजन और पानी की खोज में सदा इधर उधर घूमते रहते थे और ये प्रतीकों, होखाओं और सांकेतिक जो है तरीकों से एक दूसरे से बातचीत करते थे। और होमो डोरेक्टस, नियंडरथल और होतो होपोसेपियंस होपोसेपियंस यानी कि मानव की जो है आरंभिक मानव का आदि मानव जो होपोसेपियंस है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानव आरंभिक मानव या आदि मानव इसको आप कहते हैं। और आरंभिक मानव जो है भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे, जिसको होपोसेपियंस आप कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आरंभिक मानव जो है कंद मूल इकट्ठा कर और शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे। और आदिम जो मानव होता है, आदिम मानव जो होते थे पहाड़ियों में स्थित गुफाओं, कंदराओं, नदियों और झील के किनारे रहते थे। और इनके औजार किससे? तो पत्थरों से। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में है कि आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ है? तो मुंगेर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको आप 3 भाग में बांटते हैं, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब आ गया है आपका चौथा अध्याय। चौथा अध्याय में है प्रथम कृषि एवं पशुपालक। प्रथम कृषि पशुपालक में देखेंगे तो नवपाषाण में मानव जीवन के विकास का जो है वह समय है जिसमें मानव पहली बार, नवपाषाण में ही मानव क्या हुआ? पहली बार संग्रहकर्ता और पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया नवपाषाण में। और इस काल में आरंभिक गांव बसने लगे और सामाजिक संगठन का विकास हुआ। और इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन कृषक और जो है पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? तो पश्चिम के क्षेत्रों में। और इसके अतिरिक्त जो है बिहार में मुंगेर और चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन जो है उपकरण मिले हैं। यहाँ पर चित्र में देख ही सकते हैं कि क्या क्या मिला है। यहाँ पर कहाँ अनाज और पालतू जानवर हड्डियाँ जो मिले हैं जो नवपाषाणीन यौगिक हैं, ये देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपसे बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी कहाँ? मेहरगढ़। कहाँ पर है? पाकिस्तान। चावल, जानवर की हड्डियाँ, कोलडीहवा कहाँ है? यूपी में। चावल, जानवर की खूर के निशान कहाँ है? मेहरगढ़ में। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी कहाँ? बुरजहोम। कहाँ? कश्मीर में। गेहूं, चना, जौ ये कहाँ पर मिला है? चिरांद। कहाँ पर है? बिहार में। और काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर ये कहाँ मिला है? पेमपल्ली, ये आंध्र प्रदेश में। इसको एक बार 2 बार आप देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनते हैं। देखेंगे थोड़ा मेहरगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ से। यहाँ जो है पुराविदों को 7
स्तर प्राप्त हुआ। पहले 3 स्तर जो है नवपाषाण काल का, यहाँ प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ के आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों के दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है स्तर जो है खुदाई में किसी जो है पुरा स्थल के कई स्तरों के मिलने से, इसका जो है तात्पर्य, स्तर का तात्पर्य क्या होता है, तो खुदाई में किसी पुरा स्थल से कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई और उनके जो है उसके समाप्त होने की दूसरी संस्कृति का उदय होता है। तो एक स्तर गया तो दूसरा स्तर इस प्रकार से आता है। अब चिरांद के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कहाँ पर है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा है। यह जो है पुरास्थल बिहार के छपरा जिला में है। कहाँ, ये भी पूछ देता है कि चिरांद कहाँ है, तो छपरा में। यहाँ जो है यहाँ से 3 स्तर मिले हैं और यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियाँ और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर जो हैं गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं और मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर और जो काले काले नीले, ये भी याद रखना है, काले काले नीले लाल घूसर रंग के यहाँ से गेहूँ धान मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। कहाँ से, छपरा से, चिरांद से। अगला है कि इस तरह जो है नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की जो है शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गाँव को बसाकर रहने लगे और यहाँ पर जो है खाद्य संग्राहक जो होते थे मानव अनाज उत्पादक बन गए और गुफा के स्थान पर अब जो है बनाए गए अस्थायी घर में वो रहने लगे। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और इस युग में लोग जो है वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद इसका मृतक संस्कार होने लगा और कुछ जो है कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य बन गया, नवपाषाण युगीन। अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि और बहुत सारे पॉइंट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद सुअर भेड़ बकरी और मवेशियों को पालतू बनाया गया। और पालतू जानवर उसे कहते हैं जिसे मानव अपने लाभ के लिए अपने पास रखता है और उसका उपयोग करता है, चाहे जो भी हो पालतू जानवर। अगला देखेंगे पशुपालन के माध्यम से भी भोजन की समस्याओं का समाधान हुआ। कृषि एवं पशुपालन से मानव जीवन में प्रथम क्रांति हुई और प्रारंभिक मानव अपने भोजन का उत्पादन स्वयं नहीं करते थे। कृषि से कृषकों के बीच सहयोग की भावना पनपी और अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगे एवं लोगों के बीच आपसी संबंध कायम हुए। नवपाषाण युग में मानव के खाने रहने और रहने के अंदाज में मूलभूत परिवर्तन हुए, इसीलिए इसे क्रांतिकाल कहा जाता है। और नवपाषाण युग में ग्राम आधारित सामाजिक संगठन का विकास हुआ और लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आया और शिकारी संग्राहक के लिए भोजन के जो है संग्रहकर्ता के लिए प्रकृति ने भोजन के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए और जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। शिकारी संग्रहकर्ता अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलों को बोना शुरू कर दिया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले जो है किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया, वो कौन था, तो कुत्ता। अगला देखेंगे यहाँ पर गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से मिलता है। वो जो है बॉक्स उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाता है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सुमेल करना है। सुमेल आपको बताना है कि कहाँ पर क्या है, तो सभी मिले हुए हैं आपको। चिरांद क्या है, आधुनिक बिहार छपरा में, और मेहरगढ़ कहाँ, आधुनिक पाकिस्तान में, बोरजहोम कहाँ, कश्मीर में, और कोल्डिवा कहाँ, आधुनिक यूपी जो उत्तर प्रदेश में। अब देखेंगे प्रथम जो है 5वां अध्याय है प्रथम शहर प्रथम नगरीकरण। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला है कि लगभग 150 साल पहले पश्चिमी भारत
पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला और इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदार ने हड़प्पा खंडहर में के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे में किया और इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 ईस्वी, बहुत बार पूछा गया, सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि यह जो है खंडहर उपमहाद्वीप की सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अपने नगरों का पता जो है अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथर, धौलावीरा प्रमुख है। पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया और चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी और इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को क्या कहा जाता है, सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इन सभी स्थलों में जो है पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिले, जैसे कि मोहरे, मन के माप तौल के वाट और जो है क्या है जो उपकरण बनते हैं उसके उपकरण यह कांसे की बनी उपकरण और मिट्टी के बने बर्तन जिस पर जो है काले रंग के चित्र बने थे, ये भी पूछा गया है। मिट्टी में क्या था, काले रंग के चित्र। इन स्थलों की से जो है मूर्तियां भी मिले हैं। ये देख सकते हैं हड़प्पा कालीन जो है विस्तार क्षेत्र है। ये क्षेत्र ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर अरब है, इधर भारत है। अब देखेंगे यहाँ पर जो ये पॉइंट याद रखना है आपको, यहाँ से खोजकर्ता, वर्ष और नदी घाटी। बहुत बार ये आपको जितने पॉइंट हैं उतने क्वेश्चन हैं, उतने से मतलब कि 4 गुना क्वेश्चन है। जैसे हड़प्पा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन खोजकर्ता जो है दयाराम साहनी, कब, तो 1921, नदी घाटी रावी। याद रखना, पहला हड़प्पा, खोजकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921, नदी घाटी नदी तट जो है वो कौन, तो रावी। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन, रखालदास बनर्जी। खोज कब हुआ, 1922 में। नदी घाटी कौन है, सिंधु। तीसरा कालीबंगा, खोजकर्ता कौन, व्रजवासी लाल और वर्ष कब, 1961 में। नदी घाटी कौन है, घग्गर, कालीबंगा का घग्गर। और जो है लोथर जो है इसके खोजकर्ता कौन, रंगनाथ राव और कब होता है, 1954 में। और नदी घाटी कौन है, भोगवा। और है धौलावीरा के खोजकर्ता कौन, R.S. विस्ट और कब होता है, तो 1989 से 90। और चन्हूदरो के खोजकर्ता कौन, गोपाल मजुमदार और इसके जो है वर्ष कब हैं, तो 1931 में। नदी घाटी कौन है, तो सिंधु है। और यहाँ पर देखेंगे रंगपुर, इसके खोजकर्ता कौन है, माधव स्वरूप वत्स और खोज ये कब है, 1931 से 53 है। ये आपको जो भी पॉइंट है इसको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से खास करके हड़प्पा के बारे में 1921 पूछा जाता है और दयाराम साहनी पूछा जाता है और नदी पूछ लेते हैं। मोहनजोदड़ो भी आपको याद रखना है, लोथर और यहाँ से धौलावीरा चन्हूदरो से लेकर आपको पूरा ही याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक बार में हम पुनः जो है आपको याद दिलवाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में पूरा हम अभी पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा, खोजकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921, नदी घाटी रावी। मोहनजोदड़ो, रखालदास बनर्जी, खोज जो है 1922 में और सिंधु नदी घाटी। कालीबंगा, ब्रजवासी लाल, 1961 में खोज और घग्गर। और लोथर, रंगनाथ राव और 1955 में और नदी घाटी भोगवा। धौलावीरा, R.S. विस्ट, 1989 से 90 वर्ष में। और चन्हूदरो गोपाल मजुमदार, इसके खोजकर्ता 1931 में। नदी घाटी सिंधु। और रंगपुर माधव स्वरूप वत्स, 1931 से 53 में इसके खोज हुए हैं। अगला चलेंगे अब हम देखिए, भारतीय संस्कृति काफ़ी क्या पुरानी है। आग के आविष्कार ने उनके जीवन की राह को आसान बनाया। आग से अपने भोजन को पकाकर खाने लगे और खूंखार जंगली जानवरों से खुद की रक्षा की और आग तापने के लिए एक दूसरे के पास जो है पहुँचे। नवपाषाण युग में जो है मानव संस्कृति सरल से जटिल हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर
कि मानव सांस्कृतिक विकास ने वन व्यवस्था से ग्रामीण जीवन में प्रवेश किया। हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है और जिसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। दूसरा है कि पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली और जो है लोथर और धौलावीरा प्रमुख है। खुदाइयों के आधार पर वर्तमान में 2800 हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्रकाश में आए और हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हड़प्पा के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथर में एक समान विशेषताओं वाले जो है संरचनाएं मिली हैं। हड़प्पा नगरों के प्राय जो घर है प्राय 1 या 2 मंजिलें और कुछ जो है 3 मंजिलें भी होते थे और नगर ग्रिड प्रणाली के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे और जिनकी ये भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। हड़प्पा नगर गांव से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। हड़प्पा लोग जो है घर को उर्वरता की देवी समझते थे उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं और जो है भारी संख्या में मिले हैं यहाँ से। और अगला पॉइंट है नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर के निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि मिले हैं। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है कालीन स्थल नहीं है? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथर यह भी तो हम पढ़ के आए हैं, तो ये सभी हैं। हस्तिनापुर नहीं है। किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले? बहुत बार पूछा है, लोथर है। और ये लोथर कहाँ, ये भी पूछा है, तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। लोथर कहाँ? गुजरात में। बंदरगाह कहाँ? लोथर, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? तो विदेशी से व्यापार करना, सुनियोजित नगर, ग्रामीण, शहरी, ये सभी था। विदेशी से व्यापार नहीं था। अगला देखेंगे यहाँ पर कि हड़प्पा जो है सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में दयाराम साहनी। और रावी तट, ये आपको तो पूरा याद ही रखना है। ये जो पॉइंट आपको हमने बताए हैं, ये पॉइंट तो आपको पूरा का पूरा याद रखना है, ये जितने भी हैं, ठीक है। अब देखेंगे स्नानागार जो है किस नगर से प्राप्त हुआ है? बहुत ही बार पूछा है, मोहनजोदड़ो महास्नानागार किस नगर से? तो मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, ये सोना कहाँ से? कर्नाटक से। फिरोजा कहाँ? मध्य एशिया। चांदी कहाँ से? ईरान से। सीपिया कहाँ से? गुजरात से। ये भी पॉइंट आपको मिलाए हुए हैं। देखेंगे यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 6 है जीवन के विभिन्न आयाम। तो देखिए ये पॉइंट आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग जो है समय कितना 3700 वर्ष पहले आज से, और एक जो है अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे और इन लोगों का पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट जो है समूह के रूप में की जाती है। इसके बारे में हमें साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों से या के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। यही तो आपको बहुत बार पूछा जाता है, वेद कितने? 4। और 3 को एक दे देगा, कहेगा कि इसमें कौन होगा, आप बताइए कि अगला वेद कौन है। तो यहाँ पर चारों वेद को याद रखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है, एक है पूर्व वैदिक, एक है ऋग्वैदिक साहित्य, ठीक है। और यहाँ पर पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक इसको कहते हैं और एक होता है आपको उत्तर वैदिक। यहाँ पर एक जो है
सिर्फ एक ही है, कौन? पूर्व वैदिक इसको कहिए या ऋग वैदिक साहित्य कहिए। और दूसरा जो साहित्य है वो है आपका ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक। कौन है? दूसरा उत्तर वैदिक। दो श्रेणी में है, दो श्रेणी में, एक है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक और दूसरा है आपको उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। यही जो है ऋग्वेद को किस में रखा गया है? पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत 3 शेष हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला जो है आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद किस में रखा गया है? तो पूर्व वैदिक में। और उसके बाद किसको जो है उत्तर वैदिक में रखा गया है? तो तीनों को, जिसमें कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं, ये सभी जो हैं इसी में आते हैं, उत्तर वैदिक में। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित करते हैं। एक जो है यहाँ पर ऋग वैदिक युग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक युग जिसको 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बहुत बार, मतलब कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने समझा अगला पॉइंट कि ये पॉइंट देखिएगा, वेद कितने? 4, ब्राह्मण 9, अरण्यक 6, प्रारंभिक उपनिषद 13 और कुल उपनिषद 108। प्रारंभिक है यहाँ पर, ये भी याद रखना है, 108। अब देखेंगे यहाँ पर कि वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थना सूक्त को लोगों ने कंठस्थ रखकर अपने पीढ़ियों को तक सुरक्षित रखा, और इन्हें कई जो है सदियों तक बाद भी लिखा गया। इन्हें जो है कई सदियों के बाद इसको लिखा गया, जो रटे गए थे वो कई सदियों बाद लिखाए। और इसीलिए वेद को श्रुति या सुना हुआ भी कहते हैं। वेद मतलब क्या होता है? श्रुति। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, या इसको आप सुना हुआ भी कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट अगला है कि वेद की भाषा का प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेद की भाषा कौन? तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं इसको। और यहाँ पर आप स्कूल में संस्कृत भाषा पढ़ते भी हैं, इससे थोड़ा ये भिन्न होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा है तो यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट यहाँ पर कि इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले जो लोग होते थे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, ठीक है। और आर्यों के विभिन्न दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा बोलते थे। आर्य कौन थे? तो आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अब चलेंगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट होंगे, उसको देखेंगे। देखिए, राजत्व की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा उत्तर वैदिक काल के साहित्य में मिलती है, और यहाँ पर ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय और वैश्य, ये आपको याद रखने हैं। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, ये सभी के सभी थे। और ऋग्वेद के परिवर्तीकालीन अंत के समय में पुरुष, सूक्त, शूद्र अर्थात 4 वर्ण की कल्पना की गई है। इसमें कौन कौन है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, वैश्य एवं शूद्र है। और यहाँ पर देखेंगे उत्तर वैदिक काल स्पष्टतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। कौन? उत्तर वैदिक। वैदिक काल में शिक्षा जो है मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। वेद कितने? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद की श्रुति मतलब कि वेद को श्रुति या सुना हुआ भी कहते हैं। और वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहते हैं। और संस्कृत भाषा जो है ये संस्कृत भाषा आपको याद रखना है। संस्कृत भाषा भारोपिया मतलब भारत प्लस यूरोपीय, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखेंगे तो संस्कृत भाषा भारत जो है प्लस यूरोप, भारोपिया भी कहा जाता है, भारत प्लस यूरोप भाषा का अंग है। और भाषा
में देखेंगे तो भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें जो है भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक युग को दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक है ऋग्वैदिक युग, जो कि ऊपर हमने पढ़ा भी 1500 से 1000 और उत्तर 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अगला है कि वैदिक आर्यों कई समूह में भारत आए और ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद की संख्या 4 उत्तर हो गया। अगला देखेंगे कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में किया गया। पुरुष सूक्त का जो है उल्लेख किस वेद में, तो ऋग्वेद में। यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएगा ऋग्वेद में। और अगला क्वेश्चन होगा कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या, तो कृषि। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनाम गांव किस राज्य में, तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। और रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर था कि आर्यों का जो है विस्तार बिहार के गंडक नदी तक था और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेदिक आर्य यव मतलब अनाज पैदा करते थे। और इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती है, ठीक है। और वैदिक कबीले के प्रधान को सरदार कहा जाता था। वैदिक कबीले के प्रधान को सरदार कहते थे। सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगला चैप्टर है आपका 7 का। और 7 के चैप्टर में यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है महाजनपद और राजधानी है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता देते हैं। देखिएगा, पहले पूछेगा कि बिहार में टोटल कितने जो है महाजनपद, तो 3, ठीक है। कौन कौन से, अंग, वज्जी और मगध। अंग की राजधानी, वज्जी की राजधानी और जो है मगध की राजधानी, ये तीनों की राजधानी और कौन कौन से क्षेत्र, ये सारे आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखिएगा, अंग की राजधानी चंपा, बिहार की बात कर रहे हैं। 3 है टोटल बिहार में। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी बोलते हैं। क्षेत्र देखेंगे तो अंग की क्षेत्र कहाँ, भागलपुर के क्षेत्र। वज्जी का क्षेत्र वैशाली ही है, वैशाली जो कि आपको पटना के बगल में है। और मगध का क्षेत्र जो है गया, पटना का, राजगिरी का ये सब जो क्षेत्र आता था किसमें, मगध में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो आपको पूरा का पूरा याद ही रखना है कि टोटल जो है 3 जो है महाजनपद बिहार में थे और तीनों की राजधानी याद रखने हैं। अंग का चंपा हो गया, वज्जी की वैशाली हो गया, मगध का गिरिवर्ज या राजगिरी, ठीक है। ये आपको तो याद ही रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर टोटल 16 हैं, 16 को हम पढ़ लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा, काशी की बनारसी, वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रीवस्ती, मल्ल की कुशीनगर। ऐसे भी दे देगा कि ये इसमें से कौन सी राजधानी जो है या जो है महाजनपद बिहार का नहीं है, तो याद रखना है ये सभी के सभी। पंचाल का जो है अहि क्षेत्र और चेंदी का शक्तिमती और कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का आहट, सूरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला, अशमक का पोटली या पोतन और मगध का गिरिवर्ज या राजगिरी, अवंती का उज्जैनी या महिष्मती। ये जो हैं आपको याद रखने हैं। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लोहे के बने औजार एवं अस्त्रों के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए। अधिकांश जो है जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए। मत्स्य, चेंदी, काशी और कौशल ये सब जो है अकेले थे। कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया, जैसे कि पांचाल जनपद इसका उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। महाजनपदों में शासन का स्वरूप एक जैसा नहीं था, कुछ में राजतंत्रात्मक था तो कुछ में गणतंत्रात्मक। मगध जो है गणतंत्रात्मक में आपको कौन मिलता है, वज्जी मिलता है।
सबसे पहला, मगध महाजनपद का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल, जो कि मुख्यालय कहाँ, गया, तक था और मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे योग्य शासक हुए। उन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महान शासक कौन हुआ, तो बिंबिसार हुआ और बिंबिसार का पुत्र जो था अजातशत्रु था। अपने पिता के बाद मगध का राजा बना और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन मगध का राजा, जो कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाता है। और यहाँ पर देखेंगे मगध के नज़दीक वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी कहाँ, तो वैशाली थी। और वज्जी जो है राज्य 8, ये भी क्वेश्चन याद रखने हैं, 8 गणों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, वज्जी प्रमुख थे। अगला है कि लगभग 2600 वर्ष पूर्व अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ और शिल्प, व्यवसाय और व्यापार के केंद्र के रूप में नगरों का विकास हुआ। गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में श्रीवस्ती, चंपा, पाटलिपुत्र, राजगिरी, अयोध्या, कौशाम्बी, काशी जैसे महत्वपूर्ण नगर का उद्भव हुआ। अब क्वेश्चन देखेंगे कि महाजनपद का जो है विवरण प्राप्त होता है कहाँ से, तो अंगुत्तर निकाय से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार। अंग है, कौन है इसमें, अंग है, और ये सारे यहाँ पर नहीं है। 3 को याद रखेंगे तो सब कुछ छांट देंगे। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था, तो 6ठा हिस्सा जो है यह प्राप्त करता था। 1/6। यहाँ पर देखेंगे 6ठा। अगला क्वेश्चन है, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी थी, तो ये कहाँ था, तो राजगिरी थी। कहाँ, तो राजगिरी, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था, तो कौन था, तो गणराज्य इसमें लिच्छवी था। आपको लिच्छवी उसमें आता है वज्जी में। अगला देखेंगे खाली स्थान है, आपको खाली स्थान में आपको भरना है। अवंती का राजा कौन, अवंती। वज्जी की राजधानी वैशाली। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन। नंद जो है वंश के शासक जनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण। और लिच्छवी जो है वैशाली संघ का एक गण्य था। ये सारे पॉइंट जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिले हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन जो खाली स्थान के रूप में था SCERT बुक में। याद रखना है आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे ही गए क्वेश्चन में से एक हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 8वां आपका है कि नए प्रश्न, नए नवीन विचार। बुद्ध के आगमन जो है मनुष्य को 4 प्रमुख आर्य सत्यों को हमेशा याद करना चाहिए। ये कौन कौन से हैं, तो पहला है कि दुख, बुद्ध, जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना आदि को दुख माना गया है। अगला दूसरा है कि दुख का कारण बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण तृष्णा मतलब इच्छा है। तीसरा कि दुख निरोध बुद्ध के अनुसार तृष्णाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को दूर किया जा सकता है। चौथा, दुख निरोधक मार्ग बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे अष्टांगिक मार्ग भी पूछ देगा कि कौन दिए हैं, तो किसके हैं, तो बुद्ध के हैं। 4 किसके हैं, तो 4 आपको भी बुद्ध के ही हैं। 4 आर्य सत्य हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर पॉइंट है कि उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड एवं पशु बलि की निंदा तथा आत्मा एवं परमात्मा में एकत्व की स्थापना करना है। उपनिषद का संदेश ब्रह्म की प्राप्ति सच्चे ज्ञान से होती है। उपनिषदों में दार्शनिक विषयों पर चर्चाएं मिलती हैं। उपनिषदों में जन्म मरण की परेशानियों से मुक्त अर्थात मोक्ष की अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था तथा तत्कालीन समाज में कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी, उपनिषदों की शिक्षा ने नए विचारों के
उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुई थी। लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी वन में हुई थी। और बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था। और सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त किया और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और उनके शिष्य को बौद्ध कहलाए। उनके शिष्य को बौद्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो कि कहाँ है, गोरखपुर में उनका देहावसान हो जाता है। महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलताओं को गलत बताया। अब यहाँ पर कुछ जो हैं हम जैन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर महावीर के कुछ बातें उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और सत्यपूर्वक जीने के लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ और भय तीनों का परित्याग करना चाहिए। महावीर ने लोगों से चोरी न करने की बात कही थी। बिना आज्ञा एवं अनुमति के हमें दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते हुए आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करने की बात कही थी। भगवान बुद्ध की तरह जो है अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महावीर ने लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही थी। इसका अर्थ है कि मनुष्यों को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को भाषा प्राकृत में दी। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दिया आम लोगों को। और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप से परिचित यहाँ पर हैं। और जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। और महावीर ने सभी मनुष्यों की सभी मनुष्य को समान माना। ये पॉइंट है, थोड़ा मिस प्रिंट होने से रुकावट आते हैं। ये सभी मनुष्य क्या हैं? समान हैं। इन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान संघ में प्रवेश देना स्वीकार किया। ये याद रखना है। और उपनिषदों में गार्गी स्त्री का जो है विचार उल्लेखित है। और भगवान बुद्ध ने भी अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की आज़ादी दी थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता दी। उनके जो है अनुसार मनुष्य भी अच्छे कर्म द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म 3 मार्ग बताए, ये भी आपको याद रखना है। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसीलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। दूसरा, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में क्या है? तो सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, सम्यक चरित्र। इसका अर्थ अच्छे आचरण एवं व्यवहार से है। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। देखिए, जैन धर्म में इसे क्या कहा जाता है? त्रिरत्न भी कहा जाता है। जैसे जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट में है कि जैन शब्द जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? विजेता, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। महावीर का मूल नाम
वर्धमान। और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कहाँ? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। इनकी मृत्यु कब? 468 ईस्वी पूर्व कहाँ पे? पावापुरी में ये निर्माण करते हैं, इनका निधन होता है। क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जो है मुख्य हुए महावीर 25 में। महावीर ने कब निर्माण प्राप्त किया? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी। अगला देखेंगे, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको ये इसलिए यहाँ पर याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पॉइंट से पूछे गए। ये भी पॉइंट, कुंडलग्राम का जन्म हुआ पावापुरी में, इनकी मृत्यु होती है, और कितने नंबर के थे, ब्रह्मचर्य किसने कहा अपनाने के लिए, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अगला है जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा। कहाँ है? तो पावापुरी में है। उत्तर पावापुरी हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर में तो आपको सभी दिए गए हैं। यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए विवेक अपनाने की सलाह दी। नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में से ली गई है। और अगला पॉइंट है, उपनिषदों में दार्शनिक विषयों पर चर्चा मिलती है। और महावीर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ। किसके लिए? महावीर के लिए। और छठा आपका है कि बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी भिक्षा मांगकर क्या करते थे? खाते थे। अब यहाँ पर मिलान करना है, और मिलान में यहाँ पर देखेंगे इसका मिलान सही होगा। बोध गया जो है कहाँ? बौद्ध, महात्मा बुद्ध के लिए। गार्गी एक प्रमुख स्त्री विचारक थी। त्रिरत्न जो है जैन धर्म और विचारों का संकलन उपनिषद में। और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। अब देखेंगे प्रथम साम्राज्य, नम्मा आपका अध्याय प्रथम साम्राज्य से है। यहाँ पर पॉइंट में आपको प्रथम साम्राज्य में अशोक के बारे में है। अशोक का धम्म, जो यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ी बात करेंगे, ये जो है पॉइंट देखेंगे तो धम्म संस्कृत शब्द जो है धर्म का प्राकृतिक रूप है। ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट हम बात करेंगे तो भ्राभु अभिलेख, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भ्राभु अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होने और धम्म तथा संघ में विश्वास करने का संबंध की जानकारी जो है भ्राभु अभिलेख से मिलता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात देखेंगे तो वर्तमान में जहानाबाद जिला के बराबर पहाड़ी जो है आपको याद रखने हैं कि तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। और इसमें जो है अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान दिए जाने के विवरण सुरक्षित हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कब जो है किसने पढ़ा था ब्राह्मणी लिपि को? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। और अगला पॉइंट है, ब्राह्मणी लिपि के अक्षर आपको यहाँ पर देख सकते हैं है। और यह जो है किसमें खुदवाया गया है? तो पत्थरों, चट्टानों पे। इतने सारे इसके पॉइंट थे। अब देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए अशोक जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित था। और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज द्वारा जो है विद्वान द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा गया। और भ्राभु अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म का या तथा संघ में विश्वास करना सिद्ध होता है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनके 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी प्रमुख था। यहाँ पर ये पॉइंट है कि अशोक पहला शासक था। अशोक क्या था? पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपना संदेश आम लोगों तक पहुँचाया। और जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? साम्राज्य कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा पॉइंट है कि अशोक का साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। कलिंग की विजय से मौर्य साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया था। अशोक ने जिस धर्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें निहित थी। अशोक ने धम्म में ना तो कोई देवी देवता थे और इसमें ना ही कोई व्रत उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी।
अब देखेंगे अशोक जो है, सम्राट अशोक कहाँ का शासक? मगध का। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो बुद्ध के। अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजूक कहा जाता था। और किस युद्ध की जीत के बाद अशोक का मन भर गया? तो ये कलिंग था। सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि किसने? तो जेम्स प्रिंसेप 1837। यहाँ पर कुछ बातें जो आपको यहाँ पर हमने नहीं बताई, थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिएगा, जो हमने यहाँ पर छोड़ा था यही था कि यज्ञ वाली बात थी, देवी देवता वाली बात थी। तो क्वेश्चन में आपको और पॉइंट में भी आपको आ ही गई। ठीक है, तो छोटा कुछ नहीं है, आगे हम चलते हैं। अब जो होगा आपका 10वां अध्याय होगा शहरी एवं ग्रामीण जीवन। इसमें जो है थोड़ा और कुछ बातें आपको हम बता देते हैं, जैसे कि बिहार के रामपुरवा में अशोक स्तंभ का हिस्सा मिला, इसे जो है राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोक के बारे में एक दो पॉइंट और आपको याद रखने हैं, जैसे कि 273 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है और बिंदुसार इनके पिताजी हैं। पुत्री का नाम संघमित्रा है, पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र है। और यह जो है दोनों कहाँ गए थे संदेश पहुँचाने के लिए बौद्ध धर्म के? तो श्रीलंका गए थे। ये सारे पॉइंट याद रखने। 261 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में क्या होता है? तो कलिंग युद्ध होता है। उसके बाद यह जो है युद्ध को त्याग देते हैं, इतना खून खराबा होने के बाद। अब जो है यहाँ पर 10वां देखेंगे शहरी एवं ग्राम्य जीवन। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को बेल्लार कहा जाता था तथा छोटे किसान को उनवार कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। महान जनपदों की राजधानी भी प्रायः परकोटे या बाहरी दीवारों से घिरे होते थे। विदेशी शक्तियों के भारत आगमन के कारण व्यापार वाणिज्य में वृद्धि से सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। शहर कई गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे और शहर में व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक काल संगम काल के नाम से जाना जाता था। ये काल जो था, और संगमकालीन काल के तटीय शहरों टोंडी, मुजलिस और पुहार, अरिकमेरू में यमन व्यापारी काफ़ी संख्या में रहते थे। लोहे के औजारों का कृषि के क्षेत्र में प्रयोग से खेती का विकास संभव हो सका। सूरदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यह गुजरात में स्थित है। सूरदर्शन झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर देखेंगे कि सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा। हमें जो है शहरों की अपेक्षा गाँव के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है। गाँव में सबसे पहले प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था। देखेंगे यहाँ पर छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? तो गृहपति कहा जाता था। अगला पॉइंट है क्वेश्चन में कि संगमकालीन या दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो बेल्लार कहा जाता था, कम को उनबार। अगला देखेंगे सूरदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। और संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सी थी? तो ये कौन था? तो ये था पुहार। अगला देखेंगे कि अगला यहाँ पर चैप्टर आपका है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। देखिए, बैक्टीरिया के यूनानी भारत के उत्तर पश्चिम भाग से विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल की एक प्रमुख घटना थी। सबसे पहले आक्रमण करने वाले में बैक्टीरिया के यूनानी थे, और जो इतिहास
में इंडो ग्रीक के नाम से जाने जाते हैं, विख्यात हैं। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक यमन मिनांडर था। कहाँ का? ये जो है सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक था मिनांडर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है, मिनांडर को मिलिंद भी कहते, यूनानी शासक था। भारत में यमन राज्य ने अधिक समय तक टिक न सका और विदेशी साम्राज्यों की श्रृंखला में यूची कबीला महत्वपूर्ण है। और यूची कबीला की एक शाखा कुषाणों की थी, जिसके नेता कुजुल कंड हिसस था। और कनिष्क ने मगध पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो कि पेशावर, ले आया। और विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ और व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया पहुंचा। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन? तो यहाँ पर मिनांडर, ग नंबर। और अगला देखेंगे, कनिष्क की राजधानी कहाँ? तो पेशावर। अगला देखेंगे, फिरोजपुर के नाम से भी जानते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। याद रखेंगे, यहाँ पर का नंबर खाली स्थान में है कि मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग वंश के जो है शुंग वंश मगध में शासन किया। और इंडो ग्रीक राजा भारत में बैक्ट्रिया से आए थे। और सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदामन ने। और कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क हुए और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। यहाँ पर सुमेलित है कि महायान बौद्ध धर्म से, मिनांडर इंडो ग्रीक, रुद्रदामन शक, स्तूप सांची और मिलिंद पन्हव बौद्ध ग्रंथ। अब देखेंगे, यहाँ पर आपका है नए साम्राज्य एवं राज्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये जो है पॉइंट समुद्रगुप्त के बारे में है। समुद्रगुप्त जो कि यहाँ पर ऊपर में सबसे पहले देखेंगे कि इस वंश में जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरह गुप्त शासकों ने 3वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए साम्राज्य की नींव डाली, जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हुआ। और इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इसके पूर्वज गोश्रीगुप्त हुए। घटोत्कच संभवतः सामान्यतः जो है अधीनस्थ शासक भी थे। और चंद्रगुप्त ने लक्ष्मी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनाया। अगला है समुद्रगुप्त के बारे में। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी है और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसके जो है बारे में राजकवि हरिसेन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन है? हरिसेन। हरिसेन एक जो है प्रशस्ति की जानकारी इससे मिलती है, हरिसेन के द्वारा लिखित प्रशस्ति। इसके द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति इसको कहते हैं, जो लिखा गया है इसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। और इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख, ये भी याद रखना है। एरन अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश। और विभिन्न प्रकार की सिक्कों आदि की जानकारियाँ भी इनसे मिलती है। और ये देख सकते हैं समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए आपको समुद्रगुप्त मिल रहे हैं सिक्के पे। बहुत बार सिक्का वाला जो है शब्द पूछ लेता है आपसे। ये गुप्त वंश की वंशावली है, आप इसको देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला, श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। रामगुप्त 375 से 375, इसको मार दिया चंद्रगुप्त ने ही, ये द्वितीय था। 375 से 415, इसकी कहानी बहुत ही विख्यात भी है। और यहाँ पर उसके बाद आए हैं कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी। और उसके बाद स्कंदगुप्त हुए 455 से 467 ईस्वी। ये सारे पॉइंट जो है आपको वंशावली में देखने को मिले। अब देखेंगे यहाँ पर समुद्रगुप्त और गुप्त के कुछ बातें दी गई है।
समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त उत्तराधिकारी बना। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना और गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। हर्ष के संदर्भ में हमें उनके राजकवि क्या नाम है? वाण्यभट्ट की कृति हर्षचलित। क्या है? हर्षचलित। मधुबन, वांशखेड़ा और संजान ताम्रपत्र लेख एवं हिमस्वांग के यात्रा वृत्तांत आदि से मिलती हैं जानकारी। और पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में जानकारी हमें कई अभिलेखों से मिलती हैं। इनमें पुलकेशिन के राज जो है दरबारी कवि कौन थे? तो रवि कीर्ति थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख जिसमें हर्ष के पर विजय आदि के संदर्भ में जानकारी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था, दक्षिण विजय नहीं होने दिया था। यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का स्थान महत्वपूर्ण है और पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630। अगला है पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में शिक्षा के जितने भी केंद्र थे उनमें नालंदा का स्थान सर्वोपरि है और जो है भारत के अंदर के पड़ोसी राज्यों ने उपहार प्रदान कर एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज थे, इसमें जो है सिलह प्रदेश जो कि श्रीलंका के शासक थे। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना और चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। और दक्षिण दिल्ली के मेहलोरी स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक का उल्लेख है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। ये भी कहाँ पर? महलौरी स्थित लौह स्तंभ है। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्थित जो काल शक्ति एवं समृद्धि का सूचक है। और यहाँ पर देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का भारत के राजनीति एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान। यहाँ पर देखेंगे तो आर्यवर्त क्षेत्रों में इसने क्या किया? सभी को पराजित कर दिया, जितने भी शासक थे उसको यहाँ पर पराजित किया और सीधे नियंत्रण में ले लिया। अब देखेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है? तो लेखक बोल रहा है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? तो कि कौन लिखने वाला? तो हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? हर्षवर्धन तो पुष्यभूति वंश का यह राजा था हर्षवर्धन। अगला देखेंगे यहाँ पर दिल्ली में मेहलोरी के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी तो मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो पहले परीक्षा दो, जांच परीक्षा द्वारा 10 सवाल पूछे जाते थे। ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? तो पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति इसके कवि थे। अब अगला और लास्ट चैप्टर आपका यहाँ पर होगा संस्कृति और विज्ञान। अभिज्ञान शकुंतलम का जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। ये नाटक है। गुप्त काल के सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी, ये उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और बौद्ध मंदिरों में अजंता, बाघ तथा शीतनवासर की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। और विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ दशावतार मंदिर है। और भारतीय इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी का समय संस्कृति एवं वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पर ये पॉइंट देखिएगा कि पुराण महाकाव्य काल 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय जिसमें पुराणों, रामायण, महाभारत एवं तमिल साहित्यों का वर्तमान रूप में संकलन हुआ तथा अन्य लौकिक महाकाव्यों की रचना हुई, जिसके काल जो है इसे आप महाकाव्य काल कहा
करते हैं या कहते हैं। और इसमें कुमार संभव में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन, अभिज्ञान शकुंतलम में साहित्य और नाट्य कला दोनों की गुणात्मकता चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास की क्या है, तो नाटक है। अगला देखेंगे कि मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवी देवता रखी जाती हैं, क्या गर्भगृह होते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि दशावतार मंदिर किस देवता की, तो विष्णु की। अगला देखेंगे कि इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई, तो ऋग्वेद की। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि इनमें से तमिल साहित्य कौन है, तो शिवप्पदी-कारम। अगला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। टोटल 13 का 13 जो है हमने यहाँ पर आपके समक्ष क्वेश्चन और जो थ्योरिकल थोड़ा मेन टॉपिक पॉइंट है वो किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आपको कैसा लगा बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।